Hello students, today we are going to study mineral nutrition in plants. So, mineral nutrition. The inorganic elements required by the plants are chiefly obtained from the soil where they are present in the form of minerals. They are called mineral elements or mineral nutrients. Such a nutrition is called mineral nutrition. As we all know, plants take their nutrition from the soil and many inorganic elements are present in soil. And these inorganic elements are in the form of minerals. So, as this nutrition is taken by the plants from the soil in a mineral form, hence they are known as mineral nutrients. And this type of nutrition is called mineral nutrition. देखिए फिर से समझाती हूँ. प्लांट्स जो होते हैं वो सारा जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को अपनी कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. और जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर मिनरल फॉर्म में रहते हैं. तो जो प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए इन मिनरल्स को लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल एलिमेंट्स. और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मिनरल न्यूट्रिशन इन डिटेल. ओके. On the basis of nutrition, organism can be divided into two categories. So on the basis of nutrition, these organisms can be divided into two categories, that is heterotrophic and autotrophic. अब सभी को पता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम दो डिवाइड कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स. तो द वेरी सिंपल डेफिनेशन इज हेटरोट्रॉफ्स आर दोज who didn't make their food and depend on others for their food, and autotrophs are those which make their food or which produce their own food. But here the definition is something little different. The heterotrophics are the organisms which depend for their need both of organic and inorganic substances on outside source. तो यहाँ पे थोड़े लिटिल बिट जो है वो चेंज है. आपको ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए. हमें जो है मेनली हम बोलते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम जो ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं. और मोस्टली जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं विच मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन यहाँ एक और डेफिनेशन है, सो मुझे आपको मेंशन ही करना था ये डेफिनेशन, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक. तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर द नीड ऑन बोथ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑन आउटसाइड सोर्स. ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लेते हैं उसके लिए किसी बाहरी सोर्स पर डिपेंड रहते हैं. लाइकवाइज ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच ड्रॉ ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स and manufacture all the required organic substances. ये जो ऑटोट्रॉफ है वो ऑर्गेनिज्म है जो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो तो बाहरी सोर्स से लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खुद प्रोड्यूस करते हैं. देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि हम लोग लिखते आते हैं और एग्ज़ाम में जो बेसिकली है दैट इज़ आर्ट ऑफ राइटिंग, कि आप कैसा लिखते हैं उससे मार्क्स अचीव कर पाते हैं. तो होप इस टाइम जो है आप ये वाली डेफिनेशन भी इंक्लूड करेंगे कि हेटरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर द नीड ऑन बोथ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द आउटर सोर्स, while the autotrophs are the organism which draw only inorganic substance from the outside source and manufacture all the required organic substances. तो ये तो था हाँ कि हमने जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक. और सबको पता है कि जितने भी जो प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है एंड एनिमल्स भी, जो अदर देन प्लांट्स हम बोल सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, उनको हम बोल सकते हैं हेटरोट्रॉपिक. जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुआ और एनिमल्स, दे आर हेटरोट्रॉपिक. दे कांट प्रोड्यूस देयर फूड
and they depend on others for their need. नीड से मतलब है फूड के लिए दे डिपेंड ऑन आउटसाइड सोर्स. नाउ नेक्स्ट इज द ऑल द प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स. जितने भी प्लांट्स हैं जो उनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑल प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स. जितने भी प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस. और कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी अपना खाना बनाते हैं. और कुछ जैसे कि कुछ मिनरल्स को यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, उनसे वो अपना न्यूट्रिशंस जो है वो पूरा करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं. यानी हम बोल सकते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो जो है वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और उनको जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए वो लेते हैं सॉइल से, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी नीड जो है वो सॉइल से कंप्लीट हो जाती है. तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल से कर रहे हैं. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो मेनली क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो मोस्टली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से. और ये जो था द डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन मिनरल वो फर्स्ट प्रोवाइड बाय द डी सॉसरी इन 1804 एंड लिटिल बाय वॉन सैक इन 1860. और जो जो डिपेंडेंसी है कि प्लांट्स जो हैं कुछ मिनरल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए और उसी की से उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है, ये फर्स्ट डिस्कवर किया था डी सॉसरी इन 1804 में और बाद में वॉन सैक ने 1860 में. अब है मेथड ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स. तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे पता लगा था कि ये जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं. तो काफ़ी साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर पता लगा था कि जो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल है. तो इन 1860 जूलियस वॉन सैक, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कैन बी ग्रोन टू द मेच्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल, दैट इज हाइड्रोफोनिक. तो सबसे पहले जो थे इन 1860 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सैक, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है. उन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स जो है वो को ग्रो किया जा सकता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर. और उस सॉल्यूशन में अगर ग्रो किया जाता है तो हमें सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है, हम न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं प्लांट को. और उन्होंने इस चीज़ को कहा जब सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट सॉइल जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें डाला गया और उस प्लांट को ग्रो किया गया, उसको कहा गया हाइड्रोफोनिक. और ऐसे कई सारे जो है टेक्निक साइंटिस्ट ने यूज़ की. सेवरल टेक्निक हैव बीन यूज बाय द साइंटिस्ट टू लर्न अबाउट द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स हैं जो साइंटिस्ट ने यूज़ की है और उसमें से कुछ हम हमारे जो सिलेबस में है. तो फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश. तो जो फर्स्ट है वो है एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश. तो उस एक्सपेरिमेंट इसमें उन्होंने किया, इन दिस मेथड फ्रेश प्लांट्स आर ड्राइड एट 70 to 80 डिग्री इन ओवन फॉर 1 to 2 days, ड्यू टू विच ऑल द प्लांट कंटेंट इन द प्लांट गेट इवेपोरेटेड. तो आप देख ही रहे हैं, पहले फ्रेश प्लांट लिया, उसको सुखा दिया गया 70 to 80 डिग्री सेल्सियस ओवन के अंदर, ताकि उसमें जितना भी जो फ्रेश वाटर था उसको ड्राइड किया और 70 to 80 डिग्री ओवन में उसको हीट किया गया ताकि उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है वो एवेपोरेट हो जाए और बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन रहा वो रहा ड्राई वेट. यहाँ लिखा है मैंने ड्राई वेट, यानी उसमें से जो पानी था वो सारा कुछ एवेपोरेट हो चुका है.
तो जो बचा वो हो गया ड्राई वेट, उसको नोट किया गया। फिर बाद में द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस ड्राइड वर सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब जो ये ड्राई वेट था उसमें थे सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी। इसको फिर वापस हीट किया गया अगेन ऑन द 600 डिग्री सेल्सियस पे एक फर्नेस के अंदर। उसकी वजह से जितने भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे they get dissociated and evaporated in the form of gases like carbon dioxide, ammonia and oxygen। और रिमेनिंग बच गया जो है हमें राख मिल गई प्लांट की, क्योंकि पहले पानी को एवेपोरेट किया, क्योंकि नहीं तो पानी का वेट आता। पानी के बाद में जो सेल्स वगैरह पॉलीसेक्रेट्स बने उनमें से जो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उनको भी बहुत ज़्यादा हीट किया गया, जो था एक फर्नेस के अंदर, दैट इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस पे। तो बचा जो उसको इतना हीट करने के बाद एक राख जैसा मिल गया। उस राख को जब एनालाइज किया गया कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उससे पता लगा कि उसमें काफ़ी कुछ एलिमेंट्स, काफ़ी सारे मिनरल्स थे। लेकिन अभी ये तो पता लग गया उस जो प्लांट की राख थी उससे ये तो पता लग गया कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स थे, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कौन से मिनरल के क्या यूटिलाइजेशन है और वो कितना असेंशियल है प्लांट के लिए। तो ये एक मेथड था जिससे उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। नाउ नेक्स्ट मेथड वाज सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जो है प्लांट आर ग्रोन इन सैंड सो एज टू डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड इज मेड स्टरलाइज वॉशिंग इट विथ HCl। सैंड को स्टराइल किया जाता है HCl के साथ वॉश करके, और दस से सैंड इज डिवॉइड ऑफ एनी मिनरल्स। अब देखिए यहाँ स्टराइल करने से क्या मतलब है, सैंड को जो है वो स्टराइल किया गया HCl के अंदर ताकि उसके अंदर कोई भी मिनरल ना रहे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सैंड के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, और यहाँ हम फाइंड आउट, ये जो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जस्ट फाइंड करने के लिए कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस सैंड को क्या करा, स्टराइल कर दिया HCl के साथ। HCl के साथ जब उन्होंने स्टराइल किया तो उसमें कोई भी मिनरल नहीं बचा। अब उन्होंने उसको अगेन क्या करा, बार बार उसको पानी से वॉश किया और उसको सुखा दिया, और फिर उसके अंदर जो है उन्होंने कुछ प्लांट्स ग्रो किए। जो ये प्लांट्स ग्रो किए गए उनको उन्होंने कहा कंट्रोल प्लांट्स, क्योंकि उनमें वो अपनी इच्छा से, एक में तो उन्होंने क्या डाला, पानी के साथ कुछ मिनरल्स डाले, और एक में जो है उन्होंने कुछ भी, कोई भी मिनरल नहीं डाले। देखिए यहाँ सॉइल को तो क्या किया उन्होंने, पूरा स्टरलाइज किया था HCl से। ठीक है, HCl की वजह से उसमें जो है कोई भी मिनरल नहीं रहा। फिर उसको अगेन बार बार वॉश किया गया, उसको अगेन वाटर के साथ वॉश किया गया और सुखा दिया गया, और उसके अंदर प्लांट ग्रो किए गए। अब पहली कंडीशन में उन्होंने क्या करा, उसमें जो है मान लीजिए 2 पॉट लिए, उसमें अलग अलग पौधे उगा दिए। एक में उन्होंने वो पानी डाला जिसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, वो टाइम टाइम पे जो मिनरल ज़रूरी हैं वो डालते थे, और दूसरे में जो पानी डाल रहे थे उसमें कुछ भी मिनरल नहीं था। तो उन्होंने नोटिस किया कि जिसमें मिनरल नहीं डाला गया है उसमें काफ़ी सारी प्लांट डेफिशिएंट डिजीजेस, दैट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंट प्लांट्स, क्योंकि उनमें बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस फाइंड आउट किए गए और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे गए। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर नोड इन प्लांट्स ग्रोन इन सैंड कंटेनिंग सॉल्यूशन डेफिशिएंट इन स्पेसिफिक मिनरल एलिमेंट्स। तो उनमें सारी जो सिम्टम्स थे जो एक मिनरल से डेफिशिएंसी के कारण होते हैं वो उनको दिखने को मिले। तो उनको ये इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि काफ़ी जो मिनरल्स हैं वो असेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ, और जो है अगर वो मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो प्लांट्स शो डेफिशिएंसी डिजीजेस और काफ़ी सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है। तो इस मेथड से जो है कई सारी जो है डिफ़िकल्टीज पता लगी कि सैंड की जगह काफ़ी दूसरी चीज़ें भी यूज़ की जा सकती है। तो इन प्लेस ऑफ सैंड अदर मीडिया सच एज क्वार्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, वर्मिकुलाइड और आर्टिफिशियल सैंड एक्सेट्रा आर यूज्ड। अब आपने देखा यहाँ पे सैंड यूज़ की गई थी, सैंड को स्टराइज किया और फिर यूज़ किया गया था।
बाद में इस एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई थी, जैसे कि क्वार्ट्ज है, प्लास्टिक है, चिप्स हैं, वर्मिकुलाइट्स हैं एंड आर्टिफिशियल सैंड है. दिस ऑल वर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सैंड. अब इन सबको यूज़ किया गया तो जो है प्लास्टिक चिप, वर्मिकुलाइट एंड आर्टिफिशियल सैंड. अब ये वर्मिकुलाइट क्या है? तो वर्मिकुलाइट इज अ लाइट इन वेट्स, केमिकली इनर्ट, हैज़ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इंसुलेशन एंड यूज एक्सटेंसिव इन द एक्सपेरिमेंट. तो ये जो वर्मिकुलाइट होता है ये लाइट वेटेड होता है, केमिकली इनर्ट होता है, वाटर का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इंसुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और ये जो वर्मिकुलाइट्स होते हैं जिनमें इनमें जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनको बोलते हैं वर्मिकुलोफोनिक्स. और दिस वर्मिकुलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में, व्हाट इज़ वर्मिकुलाइट, व्हाट इज़ वर्मिकुलोफोनिक. इसलिए भी हम ये मेथड को स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको ये टर्म्स जब एग्जाम में आए तो आपको क्लियर है, यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन. तो जो वर्मिकुलाइट है इसको और भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और इस चैप्टर में अभी आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट मेथड वाज वाटर कल्चर मेथड. So next method is water culture experiment. In this method, sand, soil, etc. are not used. In this method, the root of experimental plants are kept dipped in nutrient solution. अब देखिए, अभी तो हमने देखा था कि इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में सैंड यूज़ की गई थी और बाद में सैंड की जगह अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके देखा गया था कि उनको स्टेराइल कर लिया और उसमें मिनरल डाला गया. अब इस मेथड के अंदर सिर्फ वाटर यूज़ किया गया, इसमें सॉइल नहीं यूज़ की जाती है. और सॉइल के अंदर जो है जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए वो डाले जाते हैं. तो इसमें जो है इस मेथड के अंदर जो है सॉइल यूज़ की जाती है, सॉइल और सैंड यूज़ नहीं की जाती है, सिर्फ पानी यूज़ किया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जाता है. लेकिन इस जो सॉल्यूशन होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं दी जाती, इसमें समय समय पर जो है रूट्स के पास ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है बाय डायनॉट्स थ्रू द ट्यूब. यहाँ मैंने मेंशन भी किया है दिस सॉल्यूशन इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. बस रूट के पास में जो एक डायनॉट्स है, एक ट्यूब जो होती है उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक. ये हाइड्रोफोनिक भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज हाइड्रोफोनिक, वर्मिकुलाइट, या राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोफोनिक. तो जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डालकर जो प्लांट को ग्रो किया जाता है दैट इज नोन एज हाइड्रोफोनिक. कई बार ऐसी कंडीशन हो कि सॉइल नहीं है और प्लांट ग्रो करना है, या फिर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है हम लोग सॉइल का बिना यूज़ करके पानी में जो ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक. और इन दिस मेथड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डिसाइडेड बाय सैक, नॉब एंड हॉगलैंड. अब देखिए इसमें कौन कौन से पानी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होंगे और कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे, कितने कितने चाहिए होंगे, ये फर्स्ट डिसाइड किया था, पहले किया था सैक ने इन 1816, नॉम ने 1865 में, और हॉगलैंड ने 1938 के अंदर ये बताया था कि कितने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो चाहिए होती है, या हाइड्रोफोनिक सॉल्यूशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं. नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो एसेंशियल होते हैं. तो जब स्टडीज़ की गई थी तो इन्होंने साइंटिस्ट ने पाया कि मोर देन 60 एलिमेंट्स आउट ऑफ 105 कि मोर देन 60 एलिमेंट्स जो थे वो प्लांट्स के अंदर पाए गए. कि मोर देन 60 एलिमेंट्स वर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स. बट देखिए जो 60 एलिमेंट्स हैं 105 से, तो 60 एलिमेंट्स उन प्लांट्स के अंदर पाए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ जो प्लांट के लिए एसेंशियल थे वो है ओनली 17 एलिमेंट्स. सो देखा गया प्लांट में 60 एलिमेंट्स तो उनमें पाए गए, लेकिन ओनली 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड दे फॉर न्यूट्रिशन. अगर हम देखा जाए जो बात है मोटे मोटे तौर पे तो ओनली 60 से ज़्यादा पाया गया, लेकिन सिर्फ 17 ओनली
17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब जो है ये 17 जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत, जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए एसेंशियल है। और जो 17 के अलावा हमने कहा ना 16 पाए गए प्लांट्स में, तो अदर देन 17 जो थे दे वर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। और ये देखा गया है कि सम ऑफ देम वर टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, कुछ टॉक्सिक भी थे प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमने कहा इतने सारे एलिमेंट्स सारे तो यूज़फुल नहीं होंगे, तो उनमें से कुछ जो थे वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक भी थे। अब ये कैसे पता लगा कि जो 17 एलिमेंट्स हैं वही असेंशियल है? किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया कि ये 17 जो है एलिमेंट वही सबसे ज़्यादा असेंशियल है? तो इनको डिटरमाइन किया गया, कुछ ये 3-4 पॉइंट्स हैं उस बेसिस पे। तो फर्स्ट वॉज द एलिमेंट्स विच असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ विच प्लांट्स मे नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 17 एलिमेंट्स थे उनको इस बेसिस पे एनालाइज किया गया कि दे वर असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ विच प्लांट मे नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट विल नॉट ग्रो। अगर ये इतने ज़रूरी कि इन्हीं में प्लांट जो है उनकी ग्रोथ होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी, प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी रिप्रोडक्शन होगी, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट अपनी जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट को अगर नॉर्मली ग्रो करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होनी है, तो उसके लिए ये असेंशियल है ही है। दूसरी जो बात है, essentiality of the elements must be specific, that is deficiency of the element must be completed by the same element only। कि यानी अगर उस एलिमेंट की कमी होती है तो उसी एलिमेंट के द्वारा पूरी होगी, दूसरे के द्वारा नहीं। यानी उसकी स्पेसिफिक जो है वो नीड है, अगर वो नहीं होगा तो दूसरा उसकी जो है पूर्ति नहीं कर सकता। वही उसकी जो है जो उससे जो भी डेफिशिएंसी है उसी को ओवरकम वही सेम एलिमेंट करेगा। एंड थर्ड, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। अब देखिए प्लांट के अंदर हमने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म यानी प्लांट में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, सिंपल फॉर्म में बोले तो, या जो कितना भी मेटाबॉलिज्म होगा उसका सीधा सीधा वो एलिमेंट जो है वो सीधा सीधा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ईच एलिमेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। और जो है अगर उस एलिमेंट की कमी होती है तो वो जो प्लांट है वो उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम ज़रूर शो करेगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे जो वो शो करेगा उसकी डेफिशिएंसी के कारण। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जिसके अंतर्गत देखा गया कि जो 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही असेंशियल हैं, उनके अगर कमी होगी तो प्लांट विल नॉट ग्रो, नॉट दे विल नॉट रिप्रोड्यूस, देयर लाइफ साइकिल विल नॉट बी कंप्लीट, or not other element can replace them, the metabolism of the plant will be affected by them, and deficiency of them will be create some symptoms which can be observed in the plants. So these were the main essential, or we can say a criteria to analyze the essentiality of the 17 elements. So ये कुछ थे मेन पॉइंट जिस पे इन्होंने एनालाइज किया गया। अब हम मूव ऑन करते हैं, जो मेन हमारे जो चैप्टर है जो हम जिसको स्टडी करेंगे, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हमें पता ही है कि कितना ये एसेंशियल है। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अभी मिनरल न्यूट्रिशन की तो हम बात कर चुके हैं कि सॉइल से मिलता है, सॉइल में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं। अब जो है कि इनका अमाउंट जो प्लांट में कितना होता है उसके बेसिस पे इनको दो में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तो मैक्रो अगर हम सिंपल बात में गए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो थोड़ी कम क्वांटिटी में। यानी अगर मैं आपको सीधा समझाऊँ, ये डेफिनेशन वैसे आप लिखवा दीजिए, इसका मतलब है एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर
उससे तो मतलब अगर चाहिए उतना, उससे ज़्यादा चाहिए। मैक्रो है कि अगर उससे कम होगा बहुत, उस कम क्षमता में भी वो काम हो जाएगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड prime elements found in the plant in amount from 1 to 10 mg per gram of dry weight or are in excess of 10 milliliter mole per kg of dry matter। तो ये जो है एक प्लांट के लिए इस अमाउंट में हमने देखा 1 से 10 जो है मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट जो होना चाहिए उसमें उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये जो है दे आर 9 इन नंबर। कौन कौन है? तो इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जो है मैक्रो जो है वो है 9 और माइक्रो जो है वो है 8। तो ये टोटल जो है ये 9 और ये जो है 8, ये एलिमेंट्स जो है 17, ये हैं प्लांट्स के लिए असेंशियल। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है थोड़ी लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, बहुत इनकी थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो नीडेड है प्लांट के लिए। वो थोड़ी सी क्वांटिटी भी होगी तो प्लांट जो है उसके लिए सफिशिएंट, अगर वो भी नहीं होगी तो प्लांट विल नॉट सर्वाइव। और सॉरी, सम डेफिनेशन विल बी शोन इन प्लांट। अब देखिए दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट, they are called micro or small nutrient or minor elements. Such elements are less than 1 mg in 1 gram of dry weight of the plant or less than 10 millimole and per kg of dry weight are called micronutrient और they are 8 in number। अब ये जो है ये 8 in number है और they include iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum एंड क्लोरीन। सो ये है जो है ये इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट है मैक्रो एंड दूसरा है माइक्रो। इसमें से जो होते हैं आयरन एंड बोरोन वो होते हैं इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स। और जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फरस दे आर प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये है सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। तो मेन जो है ये है हमारा कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो है मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट्स, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और माइक्रो में कौन कौन है? आयरन, बोरोन, मैग्नीज हमने देखा। मैग्नीज के बाद हमारा है जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। माइक्रो में है आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोबिलिडियम, कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन एंड निकल। कैल्शियम जो है वो मैक्रो में है। तो मैक्रो और जो है माइक्रो, इनमें से जो है आयरन और बोरोन दे आर इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आर प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए इसमें कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो होते हैं, डीएनए, आरएनए जो प्रोड्यूस होते हैं उनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं, जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ होते हैं एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में रहते हैं, वो है फॉस्फरस और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है।
कुछ होते हैं एंजाइम एक्टिवेटर एलिमेंट्स, मैं आपको बुक में शो कर देती हूँ, ये देखिए। तो कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे डीएनए आरएनए के अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट जो एटीपी में फॉर्म में होते हैं वो फॉस्फोरस है, और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम जो मेन कंपोनेंट होता है। फिर है एंजाइम एक्टिवेटर एलिमेंट्स, नेम से पता है एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, वो हैं मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक एंड मोबिलियम। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ प्लांट सेल, दैट इज पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो ये थे जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अब हम एक एक की जो है रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रो का हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सिंगल को, कि उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज कॉज करती है प्लांट्स के अंदर। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।